हेलो एवरीवन। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 मानचित्र, जिसमें हम समझेंगे कि मानचित्र क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और ये क्या किस काम आता है। पिछले अध्याय में हमने ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं कि ग्लोब जो है वो पृथ्वी का बिल्कुल वास्तविक प्रतिरूप होता है, जिसके माध्यम से हमें बहुत जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब हमारे ग्लोब के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। तब ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। मतलब जब हम हमारी पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना हो, ए टू जेड हर चीज का, तो उसमें पृथ्वी के बारे में ग्लोब बहुत उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों या शहरों या गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। मतलब उसके अंदर किसी स्पेसिफिक देश या फिर किसी एक राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त हम नहीं कर सकते, विस्तृत जानकारी हम नहीं प्राप्त कर सकते, तो ये उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। जो मान लीजिए मानचित्र होता है ना, ये पृथ्वी की सतह होती है, जो उसके एक भाग का पैमाना हम देखेंगे आगे क्या होता है। और गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करके और उसका चित्र बनाया जाता है, उसे कहते हैं मानचित्र। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। उसमें थोड़ा बहुत उसको अलग अलग होता है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे गोलाकार सतह को हम बिल्कुल ऐसे चपटा नहीं कर सकते। यहाँ ध्रुवों पर उसका कुछ फर्क रह जाता है। कुछ हमारे मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ मानचित्र एक छोटे से क्षेत्र को, मान लीजिए किसी राज्य को या कोई छोटे से शहर को दर्शा रहा हो, और ये कुछ तथ्यों को भी दर्शाता है। कुछ मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत मानचित्रों का को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाती है। मतलब जब हम कई सारे मानचित्र, जैसे हमने यहाँ भारत का मानचित्र ऐड किया, उसके बाद बहुत सारे ऐसे मानचित्र हमने रखे, तो वो एक बुक बन जाती है और उस किताब को एटलस कहते हैं। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। एटलस जो होता है उसमें एक माप नहीं होती कि ये लाइन है, अगर ये लाइन इतनी है 1 सेंटीमीटर की, तो ये हर बार 5 किलोमीटर ही होगा। ऐसा भी हो सकता है कि एक यहाँ पे जो 1 सेंटीमीटर की लाइन दिखा रखी है वो 10 किलोमीटर हो, वो 200 किलोमीटर हो, तो कोई फिक्स नहीं होता उसका पैमाना। इसी तरह से हर कोई मानचित्र का पैमाना एटलस में फिक्स नहीं होता। मानचित्रों से ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है, क्योंकि मानचित्र उसको सपाट करके हम उसके अंदर कोई भी चीज का छोटा या बड़ा मानचित्र बना सकते हैं। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अभी हम मानचित्रों के कुछ प्रकार पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहला प्रकार है भौतिक मानचित्र। फिजिकल फिजिकल जो है भौतिक मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ किसी जगह का नक्शा लिया और वहां हमें कुछ पहाड़ों को दर्शाना है कि हाँ ये पर्वत है, और इस यहाँ से एक नदी जा रही है, और यहाँ पे कुछ मैदान बने हुए हैं, तो इसे बोला जाता है भौतिक मानचित्र। ये किसी जगह का मानचित्र होता है, उसमें केवल उसके भौतिक भौतिक आकृतियों, जैसे प्राकृतिक आकृति, जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों और महासागरों को दर्शाया जाता है केवल। इसे भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहते हैं। फिर है राजनीतिक मानचित्र। राजनीतिक मानचित्र राज्यों, शहरों, कस्बों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उसकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। मतलब राजनीतिक मानचित्र में अलग अलग देशों की सीमाएं, और जो मान लीजिए गांव है, मान लीजिए कि आप किसी एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हैं, तो ये एक गांव की सीमा है, यहाँ से कुछ सड़क जा रही है, और ये दूसरे गांव की सीमा है। और कुछ इस तरह से सीमाओं का, कोई भी देश, राज्य या क्षेत्र की सीमाओं को दर्शाया जाता है, उसे हम राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। उसके बाद है थर्ड नंबर पे थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं। उसमें तो हमने देखा कि
हमने भौतिक मानचित्र में देखा था कि उसके अंदर केवल पर्वतों, पठारों, नदियों ऐसे प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है, और राजनीतिक मानचित्र में केवल सीमाओं को दर्शाया जाता है। तो ऐसे भी कोई मानचित्र हो सकते हैं जिसमें केवल सड़कों को या फिर केवल जंगलों को, केवल उद्योगों को दर्शाया जाता है, उन्हें थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। इसमें केवल सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र बोला जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मतलब इसके अंदर जो भी सूचना दी होती है ना मानचित्रों में, उसका अलग अलग नाम दिया गया है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी मतलब कि मानचित्र में अगर हमने इतना बड़ा ऐसे किसी चीज का नक्शा बनाया, तो उसमें जो ये दूरी है, ये मानचित्र की दूरी वास्तव में कितनी दूरी को दर्शा रही है। दिशा मतलब हम जो नक्शा बना रहे हैं वो किस दिशा में रख के बना रहे हैं। हमें एक दिशा नॉर्थ का हमेशा ख्याल रखना होता है, उससे हम बाकी दिशाओं का पता लगा सकते हैं। उसके बाद कुछ प्रतीक चिन्ह भी होते हैं मानचित्रों के, जिनकी एक भाषा होती है जिसे हर कोई समझ सकता है। अभी हम शुरू करते हैं दूरी। मानचित्र एक आरेखन होता है जो पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के पन्ने पर दर्शाता है। हमने पहले भी पढ़ा कि मानचित्र जो है वो ग्लोब को, पृथ्वी को बिल्कुल सपाट सतह पर दर्शाया जाता है। यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। ऑब्वियसली अगर जगह कोई धरातल पर इतनी बड़ी है तो उसे मानचित्र पर केवल इतनी सी जगह में दर्शाया जाता है। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। मतलब कि हम मान लीजिए कि हमने 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाई, और हमारे मानचित्र में जो 1 सेंटीमीटर की लाइन है वो धरातल पर है 100 किलोमीटर की। अब वो धरातल पर इतनी लंबी लाइन है और मानचित्र पर हम उसको 1 सेंटीमीटर दर्शा रहे हैं, तो हमें उसको सोच समझ के दर्शाना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने उसको मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की बना दी ना, तो इसका मतलब हो जाएगा कि धरातल पर 200 किलोमीटर, और वो जगह की जो लोकेशन होगी वो गलत हो जाएगी। ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे, तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। हमारे जो धरातल पर जो इतनी बड़ी दूरी होती है उसे हम कागज पर इतनी सी दूरी में ही व्यक्त करते हैं। इसलिए इस उद्देश्य से एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अब यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। मतलब कि आपका यहाँ विद्यालय है और ये आपका घर है, और इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर दूरी से व्यक्त किया गया है। और आपने मानचित्र पर बनाया कि ये 2 सेंटीमीटर दूरी है जो इन दोनों के बीच की दूरी है। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र की 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। मतलब 10/2 हमने किया तो 5 है ना। तो इसका मतलब जो मानचित्र का पैमाना होगा वो 1 सेंटीमीटर 5 = 5 किलोमीटर होगा। मतलब जो हम मानचित्र में 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे वो 5 किलोमीटर को दर्शाएगी। मान लीजिए अभी आप किसी 2 गांवों का नक्शा बना रहे हैं और आपने उन दोनों के बीच की दूरी 25 किलोमीटर दर्शाई, और आप उसको मानचित्र पर केवल 5 सेंटीमीटर की लाइन से दर्शा रहे हैं। और फिर आप उसका पैमाना ऐसे लिखेंगे कि पैमाना 25/5 करके देखेंगे तो 5 आएगा। मतलब पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। इस तरह से आप पैमाना लिखेंगे। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। किसी भी मानचित्र के लिए पैमाना बहुत जरूरी होता है। आपने कुछ मानचित्र ऐसे भी लिखे होंगे जिनको मानचित्र से बना हुआ होता है और नीचे लिखा होता है पैमाना निर्धारित नहीं है। पैमाने की सहायता से आप कोई भी मानचित्र बना सकते हैं और कोई भी 2 स्थानों के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। मान लीजिए आपको एक जगह का मानचित्र दे दिया गया और बोला गया कि आप अभी यहाँ पे खड़े हो तो आपको इतनी दूरी पर जाना है, 25 किलोमीटर जाना है। और अभी आपको 25 किलोमीटर, अभी धरातल पर तो लिखा हुआ है केवल 5 सेंटीमीटर, और आपको उन्होंने बोल दिया 25 किलोमीटर। मतलब अगर पैमाने पे ऐसे लिखा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, तो आप समझ जाओगे कि अगर यहाँ मैप के अंदर 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो मतलब आपको 25 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इस तरीके से आपको मानचित्र में पैमाना बहुत जरूरी होता है। बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है। जब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं, तब हम लोग छोटे मतलब महाद्वीप कितने बड़े होते हैं या कोई भी बड़ा देश होता है, जैसे हमारा भारत है,
उसको दर्शाने के लिए हमें जो छोटे पैमाने का उपयोग करना पड़ता है। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र बोलते हैं। हम जब भारत का नक्शा बनाते हैं तो उसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, लेकिन हम उसको छोटा करके दर्शाते हैं। मतलब ये जो छोटे पैमाने वाला मानचित्र होता है, मतलब एक बड़े क्षेत्रफल को बिल्कुल छोटी सी जगह पे दर्शाना, इसे बोलते हैं छोटे पैमाने वाले मानचित्र। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कोई छोटा सा गांव है इतना सा, और आपको मानचित्र पर उसे समझना है, तो आप उस छोटे से गांव का भी बड़ा सा मानचित्र बना सकते हो। तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। मतलब जो जो मतलब हम छोटी दूरी को बड़ी दूरी को छोटे से मानचित्र पर दर्शा रहे हैं, वो तो छोटे पैमाने वाले मानचित्र। और जिसको हम छोटे से कोई गांव शहर या कुछ कुछ भी छोटी क्षेत्रफल वाले भाग को बड़े मतलब बड़ा करके दर्शा रहे हैं, बड़े पैमाने से दर्शा रहे हैं, उसको बोला जाता है बड़े पैमाने वाले मानचित्र। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हर एक छोटी छोटी चीज़ बारीकी से दी हुई होती है। वहीं जो छोटे पैमाने वाले मानचित्र होते हैं उसमें हर चीज़ विस्तृत नहीं दी होती। यहाँ पे कुछ चिन्ह दिए गए हैं, कुछ आपको दिशाएं भी दी गई हैं। इसको हम ये पैमाना दिया गया इसके अंदर कि 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। मतलब अगर आप 1 सेंटीमीटर की लाइन देखोगे तो इसका मतलब आप 10 मीटर चलोगे। इसीलिए ऐसे पैमाना बनाया जाता है। इसमें हम ये कुछ चिन्हों के बारे में भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम इस चित्र को आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद है दिशा। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। आपने नक्शे में ऐसे देखा होगा कि हर मानचित्र में ऐसे करके एन लिखा होता है, या कुछ इस तरीके से बनाकर एन लिखा होता है मानचित्र के ऊपर। ये क्यों लिखा होता है? जिसके ऊपर ऊ लिखा होता है, यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। मतलब तीर इस तरफ हमेशा उत्तर दिशा मानी जाती है। अब इस तरफ उत्तर है तो इस तरफ दक्षिण होगी, इस तरफ पूर्व होगी और इस तरफ पश्चिम होगी। इस तरह से इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तो आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। जब हमें उत्तर दिशा का पता हो, बाकी दिशाओं का पता लगाना बहुत आसान होता है। क्योंकि मान लीजिए आपने तो उत्तर दिशा बना रखी है, तो आपको पता होगा कि इधर उत्तर है तो इधर दक्षिण ही होगा, और इधर दक्षिण है तो इधर पूर्व होगा, इधर पश्चिम होगा। ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने इधर उत्तर बनाई है तो अब आप बोलोगे नहीं इधर दक्षिण हो जाए। ऐसे कभी नहीं होता। हमें एक दिशा से, उत्तर दिशा से सारी दिशाओं का पता चल जाता है। 4 मुख्य दिशाओं उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है इसमें। ये पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण को दर्शाया गया है। इन्हें प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाएं, बीच में भी 4 दिशाएं होती हैं, जैसे ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो इनके बीच में भी कोई दिशाएं होगी। इन दिशाओं को, ये उत्तर है और ये पूर्व है तो इसको बोला जाएगा उत्तर और पूर्व। ये उत्तर है और पश्चिम है तो इसको बोला जाएगा उत्तर पश्चिम। इसको बोला जाएगा दक्षिण पूर्व और इसको बोला जाएगा दक्षिण पश्चिम। हमेशा उत्तर और दक्षिण को पहले लिखा जाता है पूर्व और पश्चिम से, क्योंकि मुख्य दिशाएं हैं। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। निम्नलिखित विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल की दिशा दुकानों की, ये उस चित्र में हमें दिया गया है। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। एक दिशा सूचक यंत्र होता है, वो हमेशा कोई मैग्नेट से वो कनेक्टेड होता है, वो हमेशा नॉर्थ की तरफ इशारा करता है। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें यहाँ हमेशा नॉर्थ शो होता है और यहाँ साउथ। ये हिलता है, इधर उधर मूव करता है, लेकिन जब एग्जैक्टली नॉर्थ आ जाता है तब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाता है, सीधा हो जाता है और रुक जाता है। इस तरह से एक यंत्र होता है दिक सूचक यंत्र, जिससे हम दिशाओं का, उत्तर दिशा का पता लगा सकते हैं। इसके बाद है प्रतीक। किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार व प्रकार की विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल पटरियों को, कुओं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। आपने कभी भी अगर आपने कोई थोड़ा बहुत रफ मानचित्र बनाया हो, रफ मैप बनाया हो, तो उसमें आपने अपने घर को हमेशा ऐसे दर्शाया है,
और अगर वही बात कोई पेड़ बनाने की आती है तो आपने पेड़ को हमेशा ऐसे ही दर्शाया है। इन्हें हम प्रतीक चिन्ह बोलते हैं, जो एक असली बड़ी चीज को छोटी चीज में मानचित्र पर हम करके दर्शा सकते हैं। इसके लिए हम अक्षरों, छायाओं, रंगों और चित्रों का उपयोग करके दर्शाते हैं इनको। ये प्रतीक कम से कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। आपने अगर एक पेड़ ऐसे बना दिया तो इसका मतलब है वहां पे सच में कोई बड़ा पेड़ होगा। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। प्रतीक के माध्यम से आप अध्ययन आसानी से कर पाते हैं मानचित्र का। कैसे? मान लीजिए आपने कोई मानचित्र बनाया कि ये सड़क है और यहाँ बस्तियां हैं कुछ, और आपने बना दिया कि यहाँ एक पेड़ है, और आपने किसी को अगर नक्शा बताना है तो आप बोलोगे कि यहाँ से राइट लेफ्ट ले लेना, तो इधर पेड़, वहां पे एक पेड़ होगा, वहां से मुड़ जाना आप। और इन्होंने ऐसे बोल दिया तो आप मतलब इस पेड़ पेड़ से मुड़ जाएंगे। लेकिन अगर ये पेड़ यहाँ पे नहीं होता तो आप यहाँ पे आके खड़े रहते और बोलते भी मुड़ना किधर है। इस तरह से ये मानचित्र में बहुत बड़ी भूमिका प्रदान करते हैं। साथ ही में पता चलता है कि अगर हम यहाँ से जा रहे हैं तो अगर यहाँ से कोई पेड़ लगे हुए हैं, कोई ट्रेन की पटरी है, तो इन इन प्रतीकों से भी हमें बहुत मानचित्र के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और इनका अध्ययन करना आसान होता है। इनको आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते, अगर आप कोई नई जगह पे जाते हैं और आप वहाँ की भाषा नहीं जानते और आप दिशाओं के बारे में भी नहीं पूछ सकते, तो आप इन चिन्हों की सहायता से मानचित्र के द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बिल्कुल किसी नई जगह पर गए हैं और वहाँ आपके पास एक मानचित्र है जिसमें कुछ इस प्रकार से सड़कें दी गई है, और वहाँ पे उन्होंने बोल दिया कि ये आपका मानचित्र है, यहाँ पे कुछ घास उगी हुई है, मैदान है और यहाँ पे पेड़ लगे हुए हैं, और फिर उन्होंने बोला कि यहाँ जलाशय है। इस तरह आपको एक मानचित्र दे दिया है ना। यहाँ एक बड़ा सा जलाशय है और यहाँ कुछ मंदिर हैं और यहाँ कुछ घर भी हैं, और उन्होंने आप वहाँ पे किसी की भाषा नहीं जानते, ना आपको दिशाओं का पता है, आप यहाँ पे खड़े हो और आपने अब देख लिया कि इधर घास का मैदान है और मुझे जाना है इधर, तो मतलब मुझे इधर इसके साथ साथ जाना चाहिए, तो आपको सड़क का पता लगाने में आसानी होगी। या फिर आपको पता चल गया कि आप यहाँ खड़े हो और आपको घर को जाना है, तो घर सामने दिखाई दे रहे हैं तो आप इस सड़क पे चले जाओगे। ऐसा तो है नहीं कि आपको घर यहाँ दिखाई दे रहे हैं तो आप ऐसे घूम के आओगे। इसीलिए मानचित्रों से हम कहीं 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 भी कभी भी कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप कहीं की भाषा नहीं भी जानते, क्योंकि मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। मानचित्र का अगर ये वाला चिन्ह अगर पेड़ का चिन्ह है ना, तो सभी जगह इसको पेड़ के चिन्ह के रूप में दर्शाया जाता है। कोई ऐसे नहीं बोलेगा कि ये घर है, ठीक है। अगर किसी जगह को इस तरीके से दर्शाया जाता है तो उसका मतलब घर ही होगा। ऐसे नहीं है कि आप किसी और देश में या किसी और शहर में गए तो वहां पे इन्होंने बोल दिया कि नहीं भैया ये तो पेड़ है, ये घर नहीं है। इस तरीके से नहीं होता। मानचित्रों की विश्वव्यापी भाषा होती है। जो चिन्ह एक देश के लिए है वैसा ही चिन्ह दूसरे देश के लिए सेम मीनिंग रखता है। इसलिए अगर आप किसी जगह की भाषा नहीं भी जानते तो आप उसका पता लगा सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। पूरा विश्व इन प्रतीकों को मानता है। इन्हें रूढ़ चिन्ह कहा जाते हैं, रूढ़ प्रतीक कहते हैं। कुछ रूढ़ प्रतीक हमें यहाँ दिखाए गए हैं, पहले हम इनको देख लेते हैं। ये देखिए, ये पेड़ का सिंबल है। ये ऐसे ब्लू कलर से हम हमेशा पानी को दर्शाते हैं। उसके बाद ये देखिए एक गांव है और ये भी एक गांव है। ये दो गांव दर्शा रखे हैं। यहाँ पे कुछ विद्यालय हैं, ये कब्र दर्शा रखी है, ये मंदिर है, ये नदी है, ये पोस्ट पुलिस स्टेशन है। इस तरीके से मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। विभिन्न रंगों का उपयोग इसी उद्देश्य से किया जाता है। मानचित्र में अगर आपने हमारे विश्व का नक्शा देखा हो तो उसमें जो स्थल वाला भाग है उसको हमेशा हरे या भूरे रंग से दर्शाया जाता है, वहीं जो जल वाला भाग है उसको नीले रंग से दर्शाया जाता है। और नीले रंग का इस्तेमाल हम हमेशा जलाशयों को दर्शाने के लिए करते हैं। आपने अगर कभी भी बचपन में कोई ड्राइंग बनाई हो तो उसमें आपने ऐसे नदी बनाई होगी और कुछ पहाड़ बनाए होंगे। उन पहाड़ों में आपने यहाँ भूरा रंग भरा होगा और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा हरा रंग भरा होगा कि पहाड़ों के ऊपर हरियाली है, इस तरीके से। और आपने जो जो नदी बनाई होगी उसमें आपने नीला रंग ही भरा होगा, क्योंकि हम हमेशा पानी को ब्लू कलर से ही नोट करते हैं कि पानी हमेशा ब्लू ही होता है। इसी तरीके से हम कोई समुद्र बनाते हैं ना कोई, और उसके अंदर एक नाव बनाते हैं तो हम हमेशा इसको नीला करके दर्शाएंगे, और जो स्काई ब्लू कलर से आसमान को दर्शाएंगे कि आसमान का रंग हमेशा स्काई ब्लू होता है, और बोट को हमेशा ब्राउन कलर से दर्शाएंगे। इस तरह से रंग फिक्स होते हैं कि कौन सी चीज़ किस कलर की होगी। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को, भूरा रंग पर्वतों को, पीला रंग पठारों को, हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है।
जो पहाड़ होते हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं और वो ऊपर से नुकीले होते हैं, लेकिन जो पठार होते हैं वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं और मैदानों से उनकी ऊंचाई कम होती है। हालांकि कुछ पठार ऐसे भी होते हैं जो ऊंचे होते हैं, और सबसे ऐसे प्लेन होते हैं, सबसे ज़्यादा प्लेन और सबसे नीचे वो होते हैं मैदान। ठीक है, इस तरीके से ये पर्वत, फिर पठार, फिर मैदान आते हैं। इनको दर्शाने के लिए हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है रेखा चित्र। रेखा चित्र क्या होते हैं? रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। आपने कभी भी अगर किसी को या अपने दोस्त को अपने घर का नक्शा बनाया हो तो आपने ऐसे बताया हो कि यहाँ पर हम स्कूल में बैठे हैं और ये मेरा घर होगा मान लीजिए, तो हम ऐसे लेफ्ट जाके राइट जाके ऐसे जाके और आप मेरे घर पे पहुंच जाओगे। क्योंकि ये एक बहुत कॉमन चीज़ है कि हमें बचपन में नहीं पता होता कौन सी दिशा किधर है और क्या कुछ हमें कैसे दर्शाना है। तो हम अपनी याददाश्त पर जस्ट कुछ भी दर्शाते हैं कि हमें, हम जब वैन जाती है हमारी या फिर हम घर जाते हैं तो हम इसी से रास्ते से जाते हैं, तो हम वो रास्ता दर्शा देते हैं। तो याददाश्त पर आधारित होता है। मान लीजिए आप अपने किसी मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखन बना सकता है। इस प्रकार के कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। इसका कोई पैमाना नहीं होता। आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे कि यहाँ मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दी, इसका मतलब होगा धरातल पर 5 किलोमीटर। आप उसको ऐसे नहीं बोलोगे। आपने जस्ट एक लाइन बना दी और बोल दिया कि भैया आगे से ना राइट ले लेना, आगे से लेफ्ट ले लेना, आगे से फिर आपने ऐसे बोल दिया उधर मुड़ जाना, इधर मुड़ जाना, यहाँ मेरा घर आ जाएगा। आप उसका ऐसे नहीं बताते कि यहाँ 3 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर की लाइन है, इसका मतलब 15 किलोमीटर तुझे चलना पड़ेगा। वो पैमाने पर आधारित नहीं होता, वो केवल याददाश्त पर आधारित होता है। इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। फिर है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहलाता है। मान लीजिए आपने अपने गांव का बनाया रेखा चित्र याददाश्त पर आधारित और उसको बड़े पैमाने पर बनाया कि यहाँ इतनी लंबी सड़क जाती है और एक नदी जाती है और कुछ बस्तियां हैं, वो खाका कहलाता है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता। अब आप किसी गांव का मानचित्र बना रहे हो, उसमें आपने ऐसे बहुत सारे घर बना दिए, उसमें आप ये तो डिटेल नहीं दोगे कि इसमें कितने कमरे हैं, इसमें 4 कमरे हैं, इसमें 6 कमरे हैं, या फिर बना के बताओगे कि इसमें 8-10 कमरे हैं, कैसे हैं। तो उस एक घर के लिए या फिर ऐसे ही एक छोटी सी बिल्डिंग के लिए अगर हम कोई रेखा चित्र बनाते हैं, जैसे कि यहाँ आप एंटर करोगे, इसमें ये गेट होगा, यहाँ एक कमरा होगा, फिर यहाँ वॉशरूम होगा, यहाँ एक कमरा होगा, यहाँ गेस्ट रूम होगा, यहाँ जो टेबल लगा होगा। इस तरह से जो रेखा चित्र खींचा जाता है एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर, उसे हम बोलते हैं खाका। ये कमरे की लंबाई चौड़ाई आदि चीज़ों को दिखाता है। ये हम लोग बड़े पैमाने वाला रेखा चित्र खींच सकते हैं। बड़े पैमाने वाला मतलब जो यहाँ आप कोई 500 मीटर का, जैसे ये 500 और 500 मीटर का एक कमरा बना रहे हो, उसमें आप उसको दर्शाओगे कि जो हमारा ये इतना बड़ा कमरा है जो रियल में, उसको हम केवल और केवल 5 सेंटीमीटर से दर्शा रहे हैं। ये होते बड़े पैमाने वाले मानचित्र, जैसे कि हमने देखा था। और उसको जो बड़ा करके दर्शाना उसे हम खाका बोलते हैं। अभी हम पहले थोड़े प्रतीक चिन्हों के बारे में देख लेते हैं कि हम किस चीज़ को कैसे दर्शाते हैं। यहाँ कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं। रेलवे लाइन जो है उसके लिए हम हमेशा ऐसे प्रतीक चिन्ह प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें जो बड़ी लाइन होती है उसके लिए ये प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल होता है। जो मीटर लाइन होती है उसके लिए ऐसा, और जो रेलवे स्टेशन होता है उसका से रेलवे लाइन बना के RS साइड में लिखा जाता है। RS मतलब रेलवे स्टेशन। फिर है सड़कें। जो पक्की सड़क होती है उसको हमेशा सीधा दर्शाया जाता है कि ये टूटी फूटी नहीं है। कच्ची सड़क को हमेशा ऐसे स्पेस में दर्शाया जाता है कि भैया ये टूटी फूटी हुई है, इसलिए कच्ची सड़क को हमेशा ऐसे दर्शाया जाएगा ना, और पक्की सड़क को हमेशा से सीधा स्ट्रेट दर्शाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के लिए गहरे और ऐसे लाइन और फिर डॉट, लाइन और फिर डॉट, लेकिन थोड़े गहरे रंग के। लेकिन जो राष्ट्रीय सीमा होगी यानी कि किसी
राज्य की जो अंतरराष्ट्रीय मतलब राज्य के अंदर हम मान लीजिए ये भारत देश है ना, और इसमें आपने जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी उसको तो भारत की आप जो बाहर वाली सीमा होगी उसको कुछ ऐसे दर्शाओगे। एक मिनट, ऐसे दर्शाओगे उसको। ठीक है। और जो आपके देश के अंदर जो होगी, जो मतलब आपके राज्य बने होंगे उसको ऐसे दर्शाओगे। ये इतने इतने राज्य हैं, इस तरीके से। और जो आपके जो गांवों की या इस तरीके से जिलों की जो सड़कें होगी, जिलों की जो सीमाएं होंगी उसको आप इस तरीके से सीधा सीधा से दर्शा दोगे कि ये जिला है इसके अंदर। इस तरीके से हम दर्शाते हैं। उसके बाद हमेशा जैसा कि नीला रंग पानी को व्यक्त करता है, जैसे नदियों के लिए ऐसे बना के उसके अंदर नीला रंग भर दो, ये नदी हो जाती है। कुआं दर्शाने के लिए ऐसे गोल गोल बना के उसको ऐसे डार्क कर दो, ये कुआं हो जाता है। और तालाब तो हमेशा फिक्स ही होता है कि ऐसे बना के उसके अंदर नीला पानी भर दो, ये तालाब हो जाता है। फिर नहर, नहर को हमेशा ऐसे दर्शाया जाता है। और पुल को हम ऐसे दर्शाते हैं, ऐसे ऐसे पुल को बनाया जाता है। पर नॉर्मली पुल को ऐसे भी बना देते हैं, या ऐसे भी पुल को बना देते हैं कि यहाँ से आप जाइए चढ़ के और नीचे से एक नदी जा रही है, या नीचे कोई और सड़क है ऊपर कोई और सड़क है। मंदिर को हमेशा ऐसे दर्शाया जाता है। गिरजाघर को हमेशा ऐसे दर्शाया जाता है प्लस से, क्योंकि इनका वो निशान होता है ना प्लस वाला। और मस्जिद को हमेशा ऐसे दर्शाया जाता है। और छतरी, छतरियों को ऐसे, छतरियाँ आपको ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत देखने को मिल जाती हैं। पोस्ट ऑफिस मतलब पीओ, पीओ मतलब पोस्ट ऑफिस, इस तरीके से। और पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस, पीटीओ, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। उसके बाद पुलिस स्टेशन मतलब पीएस, पुलिस स्टेशन, पीएस मतलब पुलिस स्टेशन। उसके बाद है बस्ती या कब्रिस्तान। बस्ती को हमेशा ऐसे दर्शाया जाता है, कुछ भी ऐसे करके, यहाँ इतने इतने गांव बसे हुए हैं, ये बस्ती। और कब्रिस्तान को हमेशा ऐसे, ये कब्रिस्तान है, कब्र बनी हुई है, इस कदर से कब्र होती है ना, आपने कब्र देखी होगी, वो हमेशा ऐसी होती है गोलाकार के ऊपर से, तो ये कब्रिस्तान। घास तो हमें पता ही है किस तरीके से हम दर्शाते हैं, सीधा ऐसे ऐसे कर देते हैं, या फिर उसको ऐसे ऐसे करके थोड़ा बहुत उसको शेप दे देते हैं कोई कि ये घास है। और पेड़ का एक तो ये निशान होता है कि ऐसे करके ऐसे दर्शा दो, पर मोस्टली हम पेड़ों को ऐसे ही बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम पेड़ों को दर्शाते हैं। इसमें अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा, इसमें ये पेड़ है, ये जलाशय है, ये रेलवे लाइन है, ये बड़ी रेलवे लाइन और ये रेलवे स्टेशन है। और यहाँ कच्ची सड़क जा रही है, ये पक्की सड़क है, और ये पुल है, ये मस्जिद है, और ये है छतरी, ये है मंदिर, ये है नदी, और ये बस्तियां हैं। उसके बाद ये है पुलिस स्टेशन, पुलिस एंड टेलीग्राफ ऑफिस। ये मस्जिद है, देखिए प्लस का निशान से बना हुआ है ना, मस्जिद। और ये कब्रिस्तान है। ये पक्की सड़क है, लेकिन ये और ये कच्ची सड़कें हैं। और यहाँ पे पैमाना भी दिया हुआ है, देखिए ये रहा पैमाना, 1 सेंटीमीटर मतलब 2 किलोमीटर, इस हिसाब से पैमाना दिया हुआ है। सुंदरपुर गांव और आसपास का क्षेत्र। अभी हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। मानचित्र के 3 घटक: दूरी, दिशा, प्रतीक। दूरी के अंदर पैमाना होता है, दिशा हमेशा नॉर्थ को लिखा जाता है लेकिन ईस्ट और वेस्ट को लिखते हैं, और प्रतीक चिन्ह हमने भी देखे हैं। प्रधान दिग्बिंदु कौन से होते हैं? प्रधान दिग्बिंदु होते हैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये प्रधान दिग्बिंदु होते हैं। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? मानचित्र धरातल पर जो दूरी होती है और जो मानचित्र पर हम दूरी बनाते हैं उनके बीच अनुपात होता है, उसको हम बोलते हैं मानचित्र का पैमाना। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक क्यों होते हैं? क्योंकि ग्लोब के अंदर एक छोटे क्षेत्र की विस्तृत जानकारी नहीं होती, बल्कि ये पृथ्वी का एक प्रतिरूप होता है। उसके अंदर हम ऐसा नहीं होता कि बाकी सारे देशों को गायब करके एक बार सिर्फ अर्थ के ऊपर सिर्फ भारत का नक्शा बना दो।
उसके ऊपर जो है सभी महाद्वीप, सभी देश सम्मिलित रहते हैं। लेकिन मानचित्र हम किसी भी अलग देश का मानचित्र बना सकते हैं, किसी भी राज्य का मानचित्र बना सकते हैं, या फिर हम किसी भी गांव का मानचित्र बना सकते हैं। इसलिए मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। मानचित्र एवं खाका के बीच क्या अंतर है? मानचित्र में जो पैमाना होता है और ये विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। खाका जो होता है वो बड़े पैमाने का रेखा चित्र होता है और इसके अंदर कोई फिक्स पैमाना नहीं होता, और पैमाना इसके अंदर पैमाना होता है बड़े आकार का पैमाना होता है। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं? बड़े पैमाने वाले मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं, क्योंकि उसमें छोटे क्षेत्र को बड़ा करके दर्शाया जाता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक की एक विश्वव्यापी भाषा होती है, और इससे हम किसी भी जगह की भाषा ना जाने तो भी हम मानचित्र से दिशाओं का, क्योंकि वहाँ नॉर्थ हमेशा लिखा होता है, और जो भी चिन्ह दिए होते हैं, प्रतीक दिए होते हैं, उनकी सहायता से हम किसी भी जगह का अच्छे से पता लगा सकते हैं। मान लीजिए कि अभी आप किसी मानचित्र को लेके खड़े हैं, और उस मानचित्र में आप यहाँ पे खड़े हैं, और आपको भी जाना है सामने किसी दुकान पे, और उसके अंदर मानचित्र के ऊपर पेड़ बने हुए हैं, और इधर खाली स्पेस है सारा, और इधर पेड़ बने हुए हैं। आपको दिख रहा है कि मेरी दिशा के सिर्फ इस वाली साइड पेड़ बने हुए हैं, और इस मानचित्र में इधर पेड़ बने हुए हैं, मतलब मुझे इसी दिशा में जाना है। इसी तरीके से प्रतीक सहायक होते हैं। वृक्षों के वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र होते हैं थीमेटिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में हमने देखा पर्वत, पहाड़, नदियां इत्यादि प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाया जाता है। राजनीतिक मानचित्र में किसी राज्य या देश या अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, या किसी गांव की सीमा को दर्शाया जाता है, सीमाओं को दर्शाया जाता है। थीमेटिक मानचित्र में वर्षा का वितरण, वृक्षों का वितरण, या फिर कोई सड़कों का, इसी तरीके से उनको थीमेटिक मानचित्र में दर्शाया जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल हम हमेशा जलाशयों को या वाटर बॉडी को दिखाने के लिए करते हैं। दिक्सूचक का उपयोग मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है। मुख्य दिशा कौन सी होती है? नॉर्थ। साउथ भी शो होती है, क्योंकि नॉर्थ के ऑपोजिट ही साउथ होगी ना। पैमाना क्यों आवश्यक है? पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए। प्रतीकों के लिए तो बिल्कुल आवश्यक नहीं है, क्योंकि प्रतीक तो खुद मानचित्र के लिए आवश्यक है। और रेखा चित्र याददाश्त पर आधारित होता है, उसके अंदर कोई पैमाना फिक्स नहीं होता। इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।